गाइस उम्मीद है आप सब बहुत सही हो घर पे और साथ ही साथ मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो आज साइंस का हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। देन यहाँ मैंने लिखा हुआ है ग्रेविटेशन एनसीईआरटी बुक का 10th चैप्टर है। इससे पहले हम केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, बायो के 2 चैप्टर और फिजिक्स के 2 चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम फिजिक्स का तीसरा चैप्टर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पास्ट ईयर के SF1 का सिलेबस देखें तो सिलेबस यही था, पहला दूसरा, ठीक है, पांचवा छठा, देन 8वां 9वां 10वां हाफ आता था, फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब 10वां साथ के साथ पूरा करा दूंगा। तो उम्मीद है आप लोग सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और आगे भी अटेंड करते रहेंगे। देन तो पहले बात करते हैं ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन होता क्या है? अब यार ये वो चीज़ है जो आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुना होगा, और इनफैक्ट ग्रेविटेशन के ऊपर एक बहुत नोन मूवी भी है, दैट इज ग्रेविटी। तो ये इतना फेमस टॉपिक है कि आप इसके बारे में सुनते रहते हो बहुत सारा कुछ। खैर, इसे हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बहुत बार बाइक से गिरते हो या साइकिल से गिरते हो तो ज़मीन पे गिरते हो। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें आसमान में जाकर गिरना चाहिए था? कोई भी चीज़ में जब छत से छोड़ता हूँ तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही जाती है, अपवर्ड्स नहीं जाती। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमेना हैं जहाँ पर मैं ग्रेविटी देखता हूँ कि क्यों कोई चीज़ नीचे गिर रही है, ऊपर नहीं जा रही। एक छोटी सी थ्योरी कहते हैं कि न्यूटन सर जो थे हमारे, वो कहीं बैठे हुए थे और उनके ऊपर एप्पल का सेब आ गया, तो वहीं से उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर करी कि ग्रेविटी क्या है, क्यों है, कैसे है। एनीवेज छोड़ो, हमें इस कहानी के पीछे नहीं पड़ना। हमें जो कहानी है वो ये है कि ग्रेविटी होती क्या है और ये करती क्या है, और हमें ग्रेविटी के बारे में जानना क्यों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटी है क्या? देखो, एक बेसिक सा आइडिया मैं तुम्हें दे चुका हूँ कि मैं कोई भी चीज़ गिरा रहा हूँ वो कहाँ पे जाती है, अर्थ की तरफ जाती है। देखो, जब मैं इसे छोड़ रहा हूँ ना, ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, मगर ये 10 on 10 केस में नीचे ही जाती है। अगर मैं इसे फेंकूंगा तो थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगी, बट फिर थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद नीचे वापस आ जाएगी। तो शॉर्ट में मैं कह सकता हूँ ना कि सारी चीज़ें वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरती हैं, अर्थ की तरफ गिरती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि कोई भी चीज़ अगर मैं छोड़ता हूँ तो वो अर्थ की तरफ गिरती है, और जिस वजह से नीचे गिर रही है दैट वजह इज कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ अर्थ, या इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। डन है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं आपसे बताऊं कि जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये जो भी रेवोल्यूशन है इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक चीज़ है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो अगर आपसे कोई पूछता है ग्रेविटी या ग्रेविटेशन क्या है, तो सिंपल से शब्दों में ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दुनिया के हर ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। याद रहेगा, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन एवरी 2 ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स के हर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाले, यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। तो सिंपल से शब्दों में ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये कहाँ पर लगता है? हर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है जिनके पास मास है। तो एवरी मास ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, या इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ कि हर मैटर हर दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करता है। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। क्लियर हो गया? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये कि ग्रेविटेशन, पहले तो लिखते हैं ग्रेविटेशन है क्या। अगर आपसे मैं पूछता हूँ ग्रेविटेशन क्या है, तो अभी भी मैंने आपको बताया ना, ग्रेविटेशन इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन every 2 objects in this universe। याद रहेगा? अब एक छोटा सा सवाल जो बहुत मुसीबत खड़ी करता है वो ये कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे अंदर मास है। मैंने कहा ना, हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो हर दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास मास है, 10 मार्कर हैज मास, ठीक है, 10 बोर्ड हैज मास। तो एट द सेम टाइम जब अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, बोर्ड भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये मार्कर भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा होगा, इनफैक्ट मुझे मेरा फोन भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, बट इन सबका अट्रैक्शन मुझे महसूस नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूँ
कि अगर मान लो वहाँ पर कोई पड़ी हुई चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है तो मैं भी उसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं यूँ हाथ करूँगा तो वो मेरे पास नहीं आएगी। या यूँ समझो कि अगर मैं इस मार्कर को छोड़ रहा हूँ तो उसको ग्रेविटी भी अट्रैक्ट कर रही है, मेरा हाथ भी अट्रैक्ट कर रहा है, बट फिर भी कहाँ जाता है, ग्रेविटी अर्थ की तरफ जाता है, मेरे हाथ की तरफ नहीं आता। मैं फिर समझा रहा हूँ, इस मार्कर को मेरा हाथ भी अट्रैक्ट कर रहा है डेफिनेशन के हिसाब से, इस मार्कर को जमीन भी अट्रैक्ट कर रही है, बट ये जब मैं छोड़ूंगा तो मेरे हाथ की तरफ ना आकर हमेशा कहाँ जाती है, अर्थ की तरफ। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत छोटा सा। हम सभी के सभी है ना कहीं बदमाश होते हैं, कहीं ना कहीं बदमाशी दिखाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी गुंडागर्दी चलती है, तो अल्टीमेटली तुम गुंडा हो, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने तो तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलती है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा की चलती है, वो जो करवाना चाहे वो करवा लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इससे कोई नेगेटिव वे में नहीं समझना, पॉजिटिव वे में समझना है कि हम कितने भी बड़े बदमाश क्यों ना, हम कितनी शरारतें क्यों ना करते हो, लेकिन जब पापा सामने होते हैं तो हम अपनी शरारतें क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, सारी चीज़ें क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, इस मार्कर के ऊपर मेरी ग्रेविटी भी लग रही है, इस मार्कर के ऊपर अर्थ की ग्रेविटी भी लग रही है, लेकिन ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ जो है बहुत ज़्यादा है। सपोज करो मैं इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो अर्थ इसके ऊपर 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ का ग्रेविटेशन महसूस होगा, मेरा ग्रेविटेशन महसूस नहीं होगा। आ रही बात समझ में? सपोज करो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तुम मेरी आवाज़ को सुन लो, एट द सेम टाइम मेरे घर में मेरी मम्मी मेरी बहन को कुछ बोल रही होंगी, तो क्या उनकी आवाज़ तुम सुन पा रहे हो? नहीं, डिस्टेंस ज़्यादा की वजह से उनकी आवाज़ तुम तक नहीं आ रही, मेरी आवाज़ तुम तक जा रही है। तो सेम चीज़ ग्रेविटी के साथ भी है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी चीज़ का ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ का ग्रेविटेशन बहुत कम है, तो जिसका ग्रेविटेशन ज़्यादा है वो फील होता है, जिसका ग्रेविटेशन कम है वो फील नहीं होता। इस मार्कर के ऊपर मेरा ग्रेविटेशन कम है, इस मार्कर के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशन ज़्यादा है, तो इसको अर्थ का ग्रेविटेशन महसूस होता है, अर्थ के ग्रेविटेशन के हिसाब से काम करता है, मेरे ग्रेविटेशन के हिसाब से काम नहीं करता। तो कोई आपसे पूछता है ग्रेविटेशन क्या है? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। अगर मैं ग्रेविटेशन का एग्जांपल लेता हूं तो ग्रेविटेशन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? पहला, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। अगर मैं ग्रेविटेशन एग्जांपल तो पहले क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड प्लैनेट। एक और एग्जांपल ले सकता हूं, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। ये टाइड्स क्या है बताता हूँ एक बार थोड़ा सा, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। टाइड्स क्या होता है, कभी कभी समुद्र का पानी का जो लेवल है ना ऊपर नीचे उठता है, तो इसी को बोलते हैं टाइड्स। जब पानी ऊपर उठती है तो हाई टाइड, जब नीचे आते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, लो टाइड। ये हाई टाइड और लो टाइड आता किस वजह से? कभी कभी मून के पैसिफिक ओशियन के बहुत सामने होता है, तो मून की ग्रेविटेशन की वजह से जो ओशियन है ना उसका वाटर लेवल राइज होता है, फिर मून दूर चला जाता है तो लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है, इससे क्या होती है, लहर क्रिएट होती है, हाई टाइड और लो टाइड। तो दिस इज कॉल्ड टाइड, दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अलावा मैं एग्जांपल 3 दिए हैं, बुक में 3 ही थे, वैसे मैं समझाना चाहूँ तो हर चीज़, किसी भी चीज़ का ड्रॉप होना ग्रेविटेशन ही है, तो घुमा फिरा के बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, इसलिए कहानी को शॉर्ट करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन के एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट इज कि बहुत दिनों तक लोगों के दिमाग में ना एक सवाल था कि किसी चीज़ के ऊपर कितना ग्रेविटेशन लगेगा या किसी चीज़ के ऊपर कितना ग्रेविटेशन नहीं लगेगा। तो इन सबके लिए हमने एक फॉर्मूला ईजाद किया, एक्चुअली मैंने नहीं किया, न्यूटन जी ने किया था। तो लेट्स से 2 ऑब्जेक्ट से, एक का मास है m, एक का मास क्या है m, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट्स से r है, डन है। तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या लॉ है हमारा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम कभी कभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन जी ने दिया था। मुझे न्यूटन अच्छा नहीं लग रहा, मैं न्यूटन्स लॉ लिख देता हूँ क्योंकि ये दुनिया में सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल देते हैं इसको कभी कभी। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कुछ बातें लिख लेते हैं, ठीक है। कंसीडर
two objects of masses m and m separated distance r। अब ध्यान से समझना, एक बात जो आपको याद रखनी होगी ये कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने वाले हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस फॉर्मूले की मदद से निकलेगा। जब हम मास ले रहे हो तो पता ही है दोनों का मास m1 m2 और इसे हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर पे। तो बेसिकली डिस्टेंस ये भी ले सकते हो, डिस्टेंस ये भी ले सकते हो, डिस्टेंस ये भी ले सकते हो, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो हम हमेशा सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस लेते हैं। दिस वन इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग। याद रहेगा, हमें डिस्टेंस क्या लेना है, दोनों के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस लेना है, दैट इज r। क्लियर हो गया? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगेगा ना वो डिपेंड करता है दोनों के मास के प्रोडक्ट पे। जो दोनों दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगेगा किस पे डिपेंड करता है, दोनों के मास के प्रोडक्ट पे। ठीक है, और नेक्स्ट इज क्या, इनवर्सली डिस्टेंस के स्क्वायर। यानी अगर मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स क्या है, कम है। याद रहेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दो बातें कहता है क्या, कि पहली बात तो ये कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट करने का मतलब कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, तो जो फोर्स लगा रहे हैं वो दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये चीज तुम्हारी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहती है। अगर मैं चाहूँ तो स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, और स्टेटमेंट क्या कहती है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attract every other object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। याद रहेगा, every object in this universe attract every other object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। अब अगर मैं देखो ध्यान से, तो फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है, दोनों के मास के प्रोडक्ट पे। फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर पे। दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो एफ है वो क्या हो जाएगा, m बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर तुम्हारा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बोलते हैं उसको टाइमिंग क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जी m बाय आर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट चीज जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 किलोग्राम स्क्वायर। याद रहेगा, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहती है और कहीं भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में एक चीज और बताता हूँ, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर वेक्टर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस करने में आएगा। याद रहेगा। तो ये बेसिक सी बात है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। एक बार इसको जल्दी नोट डाउन करो, तो मैं एक बार फ्रेम कंफर्म कर लेता हूँ तेरी बॉडी हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है तो प्रॉपर फ्रेम में आ रही है वो कि नहीं आ रहे हो। ठीक है, और लकीली आ रहे हो सारे के सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या क्या हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये था तुम्हारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two planets of masses m1 and m2 is x Newton. Force between two planets of masses m1 and m2 is x Newton. Having radius r1 and r2. Calculate force between them if m1 is doubled, m2 is doubled, both are doubled, radius is doubled. तो ये बेसिक से सवाल मैंने आपसे पूछा है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लैनेट्स ऑफ मास m1 and m2 is x न्यूटन, हैविंग रेडियस r1 and r2, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम f। ये कंडीशन दे रखी है और ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। तो हम शुरू करते हैं। पहले तो आपको पता है सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहा हूँ सॉल्यूशन, आंसर लिख दिया था। फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ का फॉर्मूला पता है क्या होता है, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। रेडियस के बदले में बेटा हमें बोलना हैविंग r डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। बस m1 इज डबल्ड, m2 इज डबल्ड, बोथ आर डबल्ड, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, डन है। पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, x न्यूटन। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, x ही ले लो, किसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, x। अब अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, फर्स्ट केस में क्या होगा, m1 इज डबल, तो नया m1 कितना हो जाएगा, 2m1। डबल का मतलब क्या, पहले जितना m था उसका डबल कर दिया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। डन है इतना, और ये m1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, m डैश आ जाएगी, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो m डैश की वैल्यू कितनी है, 2m। यहाँ से हमने क्या कर दिया, 2 बाहर निकाले, क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब यहाँ से देख लो, इस पूरे की वैल्यू कितनी बोली है उसने क्वेश्चन में, x बोली, तो कितना हो गया, 2x। तो पहले केस का आंसर क्या हो गया, जो तुम्हारा फोर्स है क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी डबल। ठीक है, पहले केस का आंसर क्या हो गया, फोर्स विल बी डबल। फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, डबल हो जाएगा। डन है जी। अब सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं, m2 की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई है, 2m2 हो गई है, मतलब m2 डबल हो गया। अगेन फोर्स क्या हो जाएगा, जी m1 m2 का डैश अपॉन में r स्क्वायर, वही 2 दोबारा आ गया, क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, दोबारा क्या हो गया, 2x। तो ये पहला केस भी हो गया और दूसरा केस भी हो गया। अब कह रहे हैं बोथ आर डबल, क्या कह रहे हैं, बोथ आर डबल। तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा, जी एफ निकालना अपने को, 2m1, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2, m1 के बदले क्या हो जाएगा बेटा, 2m1 इंटू 2m2 अपॉन में r स्क्वायर, 2 से कितना हो गया, 4 जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, कितना हो गया, 4x। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट ये कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कर दिया उसने, हाफ कर दिया। डन है। तो मुझे पता नहीं फ्रेम में आ पाएगा नहीं आ पाएगा, मैं एक बार समझाया था पहले तीनों फिर करते हैं आगे, ठीक है। देखो पहले मैंने लिख लिया आपका फॉर्मूला जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी थी x थी, मैंने मान लिया उसकी वैल्यू x है, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो इतनी कहानी हो गई। अब कह रहा है पहले वाले मास को डबल कर दो, तो जी m1 के बदले हमने क्या कर दिया 2m लिख दिया, ठीक है। m2 रहने दिया, r को हमने r रह दिया, तो 2 आगे आ गया जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी थी x थी, तो 2 × x कितना हो गया 2x, तो पहले केस में डबल हो जाएगा। सेकंड केस में m डैश की वैल्यू 2m कर दी, तो जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, तो 2 जी m1 m2 को हमने वहां पे 2 कर दिया था, वो 2 आगे आ गया, फिर से कितना हो गया तुम्हारा 2x। और थर्ड केस में क्या बोल रहे हैं कि अब दोनों को डबल कर दिया, यानी 2m × 2m, तो 2 2 जा 4 जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब m1 × m2 × r स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है x, तो कितना हो जाएगा 4 × x। तो बेटा ये तीन केसेस हैं जो आपको करवा दिए मैंने। अब फोर्थ केस की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना थोड़ा। हाँ उसके लिए मुझे ये रफ करना चाहिए, वहाँ रफ करने की कोशिश की, बट दिस इज वेरी बैड। कोई बात नहीं, आप लोग संभाल लेते हैं, आपको समझता हूँ। तो भैया आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ज़रा सा फोर्थ पर देखो क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, डिस्टेंस इज डबल बिटवीन देम। तो जो r डैश है वो 2r हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा जी m1 m2 अपॉन में 2r का स्क्वायर, तो ये जी m1 m2 अपॉन में 4r स्क्वायर, इसमें 1/4 इंटू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी है x है, तो कितना हो जाएगा 1/4 x। तो इस केस में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। एक बार इसमें नोट डाउन करो, तो मैं देखता हूँ कि आज की क्लास में और क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं हम। तो बहुत आज की क्लास में इतना, ध्यान से सुनना। आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या करा, ग्रेविटेशन क्या बताया, फिर ग्रेविटेशन के कुछ इफेक्ट्स बताएं, फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, और उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, और उसके बाद देखिए हमने क्वेश्चन कराया। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले गूगल पे तो कर लेना। आपको होमवर्क है यहाँ तक जितनी मैंने बातें बताई सबके रिलेटेड नोट्स बनाने हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।